बिहार एक ऐसा राज्य जो इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध था, जिसके इतिहास को पढ़कर पूरा भारत गौरवान्वित महसूस करता था। और विडंबना ऐसे कि वही बिहार आज मॉडर्न एज में भारत का सबसे गरीब राज्य है। भारत के सबसे आबादी वाले राज्यों में से एक होने के बावजूद बिहार इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इश्यूज जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और आज हम इसके पीछे के कारण और बदलाव लाने के लिए चल रहे प्रयासों का पता लगाते हैं। एक समय था जब बिहार पावर और एजुकेशन का सेंटर पॉइंट था। बिहार एंशिएंट इंडिया के कुछ ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज और यूनिवर्सिटीज़ का घर था। बिहार बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का कल्चरल हब था। हालांकि सदियों से बिहार ने अनेक इन्वेजन्स और रूलर्स को विटनेस किया था, तब भी बिहार काफ़ी मजबूती से खड़ा था। लेकिन यह सब कुछ जल्द ही बदलने वाला था और शुरू होने वाला था द कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें मॉडर्न डे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, मणिपुर और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते थे, से टैक्स कलेक्शन करने का हक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जिसे दीवानी के नाम से जाना जाता है। साल 1769 में बारिश की कमी के कारण बंगाल प्रेसिडेंसी में सूखा पड़ गया, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हुई थी और ऊपर से ब्रिटिशर्स द्वारा टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी गई। किस्मत ऐसी फूटी थी कि उसी साल स्मॉल पॉक्स के कारण स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक फैल गया। इन सभी घटनाओं के कारण साल 1970 में बंगाल प्रेसिडेंसी में द ग्रेट बंगाल फेमाइन को जन्म दिया, जो 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत का कारण बना। बंगाल फेमाइन से अभी बिहार उभर भी नहीं पाया था कि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ले आया। इस एक्ट ने बिहार के किसानों की कमर तोड़ दी। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्शन को फिक्स कर दिया था, जिसके कारण बिहार के जमींदार्स के पास एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव नहीं था, जिसके कारण बंगाल प्रेसिडेंसी के किसान अन्य प्रेसिडेंसी के किसानों से पिछड़ गए। साल 1947 भारत के बंटवारे के समय बिहार ने अपने पॉपुलेशन में सडन राइज देखा। हुआ यूं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पंजाब से आए 25 लाख रेफ्यूजीज ने बिहार में रहने के लिए शरण ले लिया, जिसका बोझ बिहार की पहले से चरमराई हुई इकोनॉमी संभाल नहीं पाई और हालात और ख़राब हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी बिहार की इकोनॉमी किसी तरह पटरी पर लौटने का प्रयास ही कर रही थी कि तभी भारत सरकार ने भारत में ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी। ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जो 1952 में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई थी। इसका मेन गोल था इंडस्ट्रीज़ को हर जगह इस्टेब्लिश करना, ताकि डेवलपमेंट सिर्फ कोस्टल और रिसोर्स रिच एरियाज़ तक ही लिमिटेड ना रहे। इस पॉलिसी के अंडर जो रॉ मटेरियल्स जैसे आयरन, कोल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था, उसका बर्डन सरकार उठाती थी, ना कि इंडस्ट्री। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टील फैक्ट्री तमिलनाडु में है और उसे आयरन और झारखंड से चाहिए, तो झारखंड से तमिलनाडु तक रॉ मटेरियल भेजने का कॉस्ट गवर्नमेंट इक्वलाइज करती थी। इसका मतलब तमिलनाडु के फैक्ट्री ऑनर को झारखंड के फैक्ट्री के इक्वल रेट पर रॉ मटेरियल मिलता था। लेकिन यह पॉलिसी बिहार जैसे स्टेट्स के लिए लॉस बन गई, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वहीं से लिए जा रहे थे पर इंडस्ट्रीज दूसरी जगह लग रही थी। इस वजह से बिहार के लोगों को ज़्यादा जॉब्स नहीं मिली और रीजनल इम्बैलेंस और बढ़ गया। बिहार के अनस्टेबल पॉलिटिकल इश्यूज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर और अनस्किल लेबर के कारण बिहार में कोई कंपनी आना भी नहीं चाहती है। बिहार में लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कारण बिहार के लोगों को काम की तलाश में अक्सर बिहार को छोड़ बिहार के बाहर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना और भी साउदर्न स्टेट्स जाना पड़ता है। और जो लोग बिहार में ही रह जाते हैं, उनके पास एग्रीकल्चर में जाने के अलावा और कुछ खास रास्ते नहीं होते, जिसके कारण बिहार की 77% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और बिहार की विडंबना ऐसी कि उस कृषि पर भी बाढ़ की नज़र अक्सर बनी रहती है।
जिसके कारण हर साल अरबों रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है। इन सब घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं बिहार की राजनीति भी जिम्मेदार है। बिहार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, इनसफिशिएंट गवर्नेंस जैसे समस्याओं ने बिहार के डेवलपमेंट में बाधा डाल रखा है। दशकों की मिसमैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी की कमी ने बिहार को गरीबी में जकड़ रखा है। अगर बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जाए तो उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1990 से पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो बिहार के कोई भी मुख्यमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बिहार कभी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर पाया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने करप्शन को जन्म दिया। एक रिपोर्ट की माने तो बिहार राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे करप्ट स्टेट है। यहाँ तक कि बिहार के टॉप मिनिस्टर्स भी करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बिहार में ज़्यादातर कोएलिशन की सरकारें बनती थी, जिसने माफिया राज जैसी समस्याओं को जन्म दिया। बिहार के सोशल फैक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, कास्ट सिस्टम, माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम एंड लॉलेसनेस ने मिलकर बिहार को भारत का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना दिया है। एजुकेशन में बिहार भारत का सबसे कम लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। क्वालिटी एजुकेशन की कमी और हाई ड्रॉप आउट रेट्स के कारण बिहार के युवा को बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बिहार साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस कर रह गया है। बिहार में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण इन सभी को काबू करने में बिहार असमर्थ नज़र आ रहा है, जिसके कारण पहले से तनाव में चल रही बिहार की इकोनॉमी पर और बोझ आ रहा है। बिहार में कास्ट सिस्टम का अभी भी काफ़ी बोलबाला है। यहाँ तक कि लोग इलेक्शन में कैंडिडेट्स की जाति को देखकर ही वोट देते हैं। कुछ अपर कास्ट वालों को अच्छे स्कूल, नौकरियाँ और अन्य सुविधाओं का लाभ ज़्यादा मिलता था, पर अब पहले से कुछ सुधार है। बिहार में हर साल हजारों लोग अपने गांव और परिवार को छोड़ दूसरे राज्य में जाते हैं। इस माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है काम की कमी, गरीबी और बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना। गांव के लोग जब शहरों में पहुंचते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्री लेबर या डोमेस्टिक काम मिलता है, पर इनकी ज़िंदगी वहां भी आसान नहीं होती। कम पैसे, बुरे रहने की कंडीशंस और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ चलता ही रहता है। सरकार अब इस विशेष साइकिल को तोड़ने के लिए कदम उठा रही है। बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस किया है। गया का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC जैसे प्रोजेक्ट्स ने नए इंडस्ट्रीज लाकर 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे कुशल युवा प्रोग्राम और टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ नए रोजगार के मौके ला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मनरेगा रूरल एरियाज़ में रोजगार दे रही है और PM आवास योजना जैसे स्कीम्स से लोगों को घर मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और सब्सिडाइज फार्मिंग इनपुट्स दिए जा रहे हैं। रोड्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स लोगों की कनेक्टिविटी और ट्रेड इम्प्रूव कर रहे हैं, जो बिहार की इकोनॉमी के लिए अच्छा सिग्नल है। लेकिन बिहार के लिए अभी भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स और अवेयरनेस की कमी, पर ये एफर्ट्स एक नए बिहार की तस्वीर बनाने की तरफ कदम है। सपना ये है कि बिहार के लोग अपने सपने अपने गांव में ही पूरा कर सके, बिना घर छोड़े। इसका सफ़र लंबा है पर उम्मीद जिंदा है।